मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 12वीं कक्षा का इतिहास का 9वां लेसन शासक और इतिवृत्त मुग़ल दरबार से संबंधित है। इसका सेकंड पार्ट करेंगे। पांडुलिपियों की रचना से हम शुरू करते हैं कि पांडुलिपियों की रचना की आवश्यकता क्यों थी और ये पांडुलिपियाँ क्या थी। मुग़ल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, अर्थात वे हाथ से लिखी जाती थी। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताबखाना था। हालांकि किताबखाना शब्द पुस्तकालय के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। यह दरअसल एक लिपि घर अर्थात ऐसी जगह जहाँ बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था तथा नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। पांडुलिपियों की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले बहुत लोग शामिल थे। कागज़ बनाने वालों की पांडुलिपि के पन्ने तैयार करने, सुलेखकों की पाठ की नकल तैयार करने, कोफ्तगारों की पृष्ठों को चमकाने के लिए, चित्रकारी की पाठ से दृश्यों को चित्रित करने के लिए और जिल्द साजों की प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा कर उसे अलंकृत आवरण में बैठाने के लिए आवश्यकता होती थी। तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। इस तरह के सौंदर्य के अस्तित्व में लाकर इन पांडुलिपियों के संरक्षक मुग़ल बादशाह अपनी शक्ति को दर्शा रहे थे। इसी तरह इन पांडुलिपियों की वास्तविक रचना में शामिल कुछ लोगों को भी पदवियों और पुरस्कारों के रूप में पहचान मिली। इनमें सुलेखकों और चित्रकारों को तो उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा मिली, जबकि अन्य जैसे कागज़ बनाने वाले अथवा जिल्दसाज गुमनाम कारीगर ही रह गए। सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती थी। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों में होता था। नस्तलिक अकबर की पसंदीदा शैली थी। यह एक ऐसी तरल शैली थी जिसे लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। इसे 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छटे हुए सरकंडे, जिसे कलम कहा जाता है, के टुकड़े के स्याही से डुबोकर लिखा जाता था। सामान्यतः कलम की नोक के बीच में छोटा सा चीरा लगा दिया जाता था ताकि वह स्याही आसानी से सोख ले। रंगीन चित्र, जैसा कि हमने पिछले अनुभाग में पढ़ा कि मुग़ल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल थे। एक मुग़ल दरबार के शासन की घटनाओं का विवरण देने वाले इतिहास में लिखित पाठ के साथ ही उन घटनाओं को चित्रों से के माध्यम से दृश्य रूप में भी वर्णित किया जाता था। जब किसी पुस्तक में घटनाओं अथवा विषयों को दृश्य रूप में व्यक्त किया जाता हो, सुलेखक उसके आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ देते थे। चित्रकार शब्दों में वर्णित विषय को अलग से रूप से उतारकर वहाँ संलग्न कर देते थे। ये लघु चित्र होते थे जिन्हें पांडुलिपि के पृष्ठों पर आसानी से लगाया और देखा जा सकता था। चित्रों को न केवल किसी पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ावा देने वाला, बल्कि उन्हें तो लिखित माध्यम से राजा और राजा की शक्ति के विषय में जो बात कही न जा सके, ऐसे विचारों के संप्रेषण का भी एक सशक्त माध्यम माना जाता था। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया। उसकी राय में यह कला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि जैसे उसमें जीवन हो। शासक और इतिवृत्त, मुग़ल दरबार के, जैसा कि चित्र आप देख रहे हैं, मुग़ल दरबार में बादशाह, उसके दरबार और उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का चित्रण करने वाले चित्रों की रचना को लेकर शासकों और मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग के प्रतिनिधियों अर्थात उलमा के बीच निरंतर तनाव बना रहता था। उलमा ने कुरान के साथ साथ हदीस, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन में एक ऐसा ही प्रसंग वर्णित है, में प्रतिष्ठित मानव रूपों के चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया। इस प्रसंग में पैगंबर साहब को प्राकृतिक तरीके से जीवित रूपों के चित्रण की मनाही करते हुए उल्लेखित किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से यह लगता था कि कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है।
यह एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर का ही था। किंतु समय के साथ शरिया की व्याख्याओं में भी बदलाव आया। शरिया क्या होता है, जैसा कि हम पहले बता चुके कि शरिया एक कानून है, इस्लाम धर्म के कानून, उन्हें शरिया कहा गया। विभिन्न सामाजिक समूहों ने इस्लामी परंपरा के ढांचे को अलग अलग तरीकों से व्याख्या की। प्राय प्रत्येक समूह ने इस परंपरा की ऐसी व्याख्या प्रतिपादित की जो उनकी राजनीतिक आवश्यकताओं से सबसे ज़्यादा मेल खाती थी। जिन शताब्दियों के दौरान साम्राज्य निर्माण हो रहा था, उस समय कई एशियाई क्षेत्रों के शासकों ने नियमित रूप से कलाकारों को उनके चित्र तथा उनके राज्य के जीवन के दृश्य चित्रित करने के लिए नियुक्त किया। उदाहरण के लिए ईरान के सफ़ावी राजाओं ने दरबार में स्थापित कार्यशालाओं में प्रशिक्षित उत्कृष्ट कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। व्यजात जैसे चित्रकारों के नाम ने सफ़ावी दरबार की सांस्कृतिक प्रसिद्धि को चारों ओर फैलाने में बहुत योगदान दिया। ईरान से भी कलाकार मुग़ल कालीन भारत आने में सफल हुए। कुछ को मुग़ल दरबार में लाया गया, जैसे कि मीर सैयद अली और अब्दुस समद को। बादशाह हुमायूं को दिल्ली तक साथ देने के लिए कहा गया। अन्य ने संरक्षण और प्रतिष्ठा के अवसरों की तलाश में प्रवास किया। बादशाह और रूढ़िवादी मुसलमान विचारधारा के प्रवक्ताओं के बीच जीवधारियों के दृश्य निरूपण पर मुग़ल दरबार में तनाव बना हुआ था। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल बादशाह को यह कहते हुए उद्धृत करता है, कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे महसूस होता है कि खुदा की रचना को ये जीवन नहीं दे सकता। अकबरनामा और बादशाहनामा। महत्वपूर्ण चित्रित मुग़ल इतिहास में सर्वाधिक ज्ञात अकबरनामा और बादशाहनामा, जो राजा का इतिहास है। प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 पूरे अथवा दोहरे पृष्ठों पर लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारी दृश्य आदि के चित्र हैं। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का पालन पोषण मुग़ल राजधानी आगरा में हुआ। वह अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन और सूफीवाद में पर्याप्त निपुण थे। इससे भी अधिक वह एक प्रभावशाली विवादी तथा स्वतंत्र चिंतक तथा जिसने लगातार दकियानूसी उलमा के विचारों का विरोध किया। इन गुणों से अकबर बहुत प्रभावित हुआ। उसने अबुल फजल को अपने सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में बहुत उपयुक्त पाया। बादशाह का एक मुख्य उद्देश्य राज्य को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त करना था। दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया, बल्कि उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया। (1589) में शुरू कर अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्षों तक कार्य किया और इस दौरान कई बार उसने प्रारूप में सुधार किए। ये इतिहास घटनाओं के वास्तविक विवरणों, शासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया, जिनमें से प्रथम 2 इतिहास हैं। तीसरी जिल्द आईन अकबरी है। पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन की एक खगोलीय कालचक्र तक, यानी 30 वर्ष का मानव जाति का इतिहास है। दूसरी जिल्द अकबर के 46वें शासन वर्ष पर खत्म होती है। अगले ही वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हुआ और सलीम के सहप्रस्ती बीर सिंह बुंदेला द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। अकबरनामा का लेखन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के साथ विवरण देने के पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया। इसके साथ ही तिथियों और समय के साथ होने वाले बदलावों के उल्लेख के बिना ही अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत करने के
अभिनव तरीक़ों से भी इसका लेखन हुआ। आइन अकबरी में मुग़ल साम्राज्य की हिंदुओं, जैनों, बौद्धों और मुसलमानों की भिन्न भिन्न आबादी वाले तथा एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। अबुल फजल की भाषा बहुत ही अलंकृत थी और चूंकि इस भाषा के पाठों को ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था, अतः इस भाषा में लय तथा कथन शैली को बहुत महत्व दिया जाता था। इस भारतीय फारसी शैली को दरबार में संरक्षण मिला। अबुल फजल का एक शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। इसकी योग्यताओं के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहां ने उसे अकबर नामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। बादशाह नामा भी सरकारी इतिहास है। इसकी 3 जिल्दें हैं और प्रत्येक जिल्द इस चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है। प्रत्येक जिल्द 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है। लाहौरी ने बादशाह के शासन 1627 से 47 के पहले 2 दशकों पर पहला व दूसरा दफ्तर लिखा। इन जिल्दों में बाद में शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान ने सुधार किया। बुढ़ापे की आवश्यकताओं की वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में न लिख सका, जिसे बाद में इतिहासकार वारिस ने लिखा। औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज प्रशासकों ने अपने साम्राज्य के लोगों और संस्कृतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय इतिहास का अध्ययन तथा उपमहाद्वीप के बारे में ज्ञान का अभिलेखागार स्थापित करना शुरू किया। 1784 में विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने की थी 1784 में। ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर लिया। अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेवरिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। बादशाहनामा के केवल कुछ ही अंशों का अर्थ अभी भी अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। इसका मूल पाठ अपने संपूर्ण रूप में आज भी अनुवाद किए जाने की प्रतीक्षा में है। एक आदर्श राज्य, इसी अध्याय का नेक्स्ट टॉपिक है एक आदर्श राज्य। इसके बारे में हम पार्ट 3 जो लेक्चर होगा उसमें करेंगे।